नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं राइट विंग। मैं हूं आपके साथ अखिलेश त्रिवेदी। दोस्तों, आपने एक कहावत सुनी होगी, आगे कुआं पीछे खाई। भारत की एक बहुत महत्वपूर्ण राजनीतिक हस्ती हैं जिनकी स्थिति आजकल इसी मुहावरे जैसी हो गई है। वो इसी पेशो पेश में है कि वो आगे जाए तब भी रिस्क है, पीछे आए तब भी रिस्क है। दोस्तों, बात कर रहे हैं टीएमसी की मुखिया ममता बनर्जी की। दोस्तों, ममता बनर्जी आजकल बहुत पेशो पेश में है, घबराई हुई हैं। हमेशा स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलने के लिए जाने जाने वाली ममता आजकल सहमी सहमी से दिख रही हैं। उस सहमने के पीछे, उस डरने के पीछे बहुत बड़ा कारण है। वो कारण है अमित शाह, वो कारण है बीजेपी, और उससे भी बड़ा कारण है उनको अपने वोट बैंक के खिसकने का डर है। पूरे पश्चिम बंगाल में 30% जनसंख्या मुसलमानों की है, जो टीएमसी के पक्के वोटर माने जाते हैं। ये माने जाते हैं कि ये वोट बैंक कहीं नहीं जाएगा, एक मुश्त टीएमसी को ही मिलेगा। दूसरी तरफ 70% हिंदू हैं, जिसमें बहुत सारे, एक उस 70% का बहुत बड़ा भाग अब बीजेपी के पक्ष में जा चुका है। जो बचे हैं वो भी पेशो पेश में है कि कहां जाए जाए। अब टीएमसी की सबसे बड़ी चिंता है कि ये जो 30% हैं ये इधर उधर ना हो, क्योंकि ये एक मुश्त जब गिरते हैं तब टीएमसी राज करती है। इनके इधर उधर जाने में सबसे बड़ा रिस्क देखिए क्या है। क्यों डर रही है ममता कि ये जो 30% हैं ये कहीं इधर उधर हो जाएगा। पिछले 27 दिसंबर को एक बहुत ही मजेदार राजनीतिक घटना घटी पश्चिम बंगाल में। हुआ ये, पूर्व मेदिनीपुर है, वहां का महिषादल ब्लॉक है। वहां अमृत बेरिया कृषि सहकारी समिति का चुनाव हुआ, और चुनाव बहुत दिलचस्प हुआ दोस्तों। चुनाव में तृणमूल कांग्रेस वर्सेज राम और वाम गठबंधन, यानी तृणमूल कांग्रेस और वामपंथ, वामियों और बीजेपी वालों का गठबंधन पूरा था। ये चुनाव इस तरह लड़ा गया, और राम वाम गठबंधन ने तृणमूल कांग्रेस को उस चुनाव में हरा दिया। भले ये छोटा ही चुनाव रहा हो, लेकिन उसमें तृणमूल कांग्रेस की हार हो गई। 63 सीट थी, 63 सीटों में 34 सीट मिली गठबंधन को, राम वाम गठबंधन को, और 29 सीटों पे सिमट कर रह गई ममता दीदी की तृणमूल कांग्रेस। अब दोस्तों, यहां सबसे एक चीज देखने लायक है, पूरा जो इलाका था उसमें वो मुस्लिम बाहुल्य इलाका है। एक डर यहां से उठा कि अगर हम मुस्लिम बाहुल्य इलाके में ही हार गए तो फिर आगे क्या होगा। अब दूसरा डर, टीएमसी अगर लेफ्ट और कांग्रेस के साथ जाती है तो इसका मतलब ये होगा कि लेफ्ट और कांग्रेस उठ जाएंगे, खड़े हो जाएंगे, उनको सहारा मिल जाएगा। पिछले लोकसभा चुनाव की अगर बात करें तो कांग्रेस मात्र 2 सीट जीत पाई थी, और लेफ्ट तो एक भी सीट, शून्य सीटों पर थी। बाकी बीजेपी ने बहुत तगड़ी फाइट की थी, और तृणमूल कांग्रेस को 34 सीटों में, जो 2014 के चुनाव में 34 सीटों पर तृणमूल कांग्रेस ने जीत हासिल की थी, 2019 में मात्र 22 पर सिमट कर रह गई, और बीजेपी 18 सीटों पर बीजेपी ने जीत दर्ज किया था। और उसके बाद अगर देखा जाए तो 2014 में मात्र 2 सीटों पर बीजेपी जीती थी। 2 सीटों से 2019 में 19 सीटों पर आना एक बहुत बड़ी राजनीतिक उपलब्धि है दोस्तों। एक ये डर है, अगर मिलकर लड़ती है तो फिर एक बहुत बड़ा संबल होगा कि वो दोनों खड़े हो जाएंगे, जिससे भी ममता को खतरा है। दूसरा, अगर अलग अलग लड़ते हैं तो इनका जो मेन कोर वोट बैंक है मुस्लिमों का, वो बढ़ जाएगा, छिटक जाएगा, जिसका सीधा फायदा मिलेगा बीजेपी को। और बीजेपी इसी मौके के ताश में है, इसी की तलाश में है कि कब ये लोग इस तरह की गलती करें और कब उधर से पूरा सत्ता का कटोरा बीजेपी की गोद में आकर गिर जाए। अमित शाह इसी पर लगे हुए हैं। अमित शाह की जो ये इस समय यात्रा चल रही है, इस समय जो दौरा है पश्चिम बंगाल का, वो पूरी तरह टीएमसी को ही टारगेट करने पर है। टीएमसी को ही टारगेट करके वो चल रहे हैं। वो लेफ्ट के प्रति थोड़ी दरियादिली दिखा रहे हैं, लेफ्ट के ऊपर तो कोई डायरेक्ट हमला वो अमित शाह कर ही नहीं रहे हैं। अब इस तरह उनके बयान से सुनिए, उन्होंने कहा कि जो 34 साल का लेफ्ट का शासनकाल था तृणमूल कांग्रेस से पहले, दीदी के आने से पहले, वो दीदी के इस 12 साल के कार्यकाल से बहुत अच्छा था। एक तरह से उन्होंने लेफ्ट की सराहना की। उन्होंने बताया कि दीदी उससे ज्यादा निर्दयी है, दीदी का शासनकाल उस शासनकाल से ज्यादा निर्दयी है। पश्चिम बंगाल का तो इतिहास ही रहा है हिंसा, हत्या, भ्रष्टाचार। 34 वर्षों के शासनकाल में जब हत्याएं हुई, भ्रष्टाचार हुई, लोग छोड़कर जाने लगे, फैक्ट्रियां भाग गई, तो उस समय यह सोचा गया, जनता ऊब गई थी, जनता ने सोचा एक नए
लीडर को, एक नए दल को, एक नए चेहरे को पश्चिम बंगाल में मौका दिया जाए। उन्होंने मौका दिया। 20 मई 2011 को दीदी नए चेहरे के तौर पर चुनकर पश्चिम बंगाल की विधानसभा में पहुंची और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री बनी। लेकिन जो पश्चिम बंगाल की जनता की सोच थी कि सब कुछ बढ़िया होगा, ऐसा कुछ हुआ नहीं और हत्याएं लगातार बढ़ी, भ्रष्टाचार हुआ। कोई भी निवेशक जो आते थे, किसी का अता पता नहीं है, बड़ी बड़ी बातें की गई, सब कुछ मिट गया, कुछ भी हुआ नहीं। दोस्तों, अब अगर आंकड़ों पर गौर किया जाए तो एक सर्वे बताता है, एक सर्वे रिपोर्ट है, वो बताती है कि 2010 से लेकर 2019 तक 161 राजनीतिक हत्याएं की गई और 2019 से 2023 तक 47 राजनीतिक हत्याएं की गई। इसी हत्या, इसी हिंसा के लिए ही तो सरकार, लेफ्ट सरकार को उखाड़ फेंका था पश्चिम बंगाल के लोगों ने, लेकिन वापस फिर से यही सारी चीजें होने लगी। सारी चीजें वहीं आकर रुक गई जहां खत्म हुई थी, कुछ भी नहीं बदला है दोस्तों, और इसी का फायदा बीजेपी लेना चाहती है और यही डर है दीदी को। अमित शाह जी घूम घूम कर पूरे पश्चिम बंगाल में दौरा कर रहे हैं और वो लगातार कह भी रहे हैं कि दीदी का शासनकाल हिंसा, हत्या और भ्रष्टाचार का शासनकाल है। उन्होंने सीएए को लेकर भी बहुत बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा सीएए भारत का राष्ट्रीय कानून है और ये लागू होकर रहेगा। ममता बनर्जी सीएए का विरोध कर रही है, सीएए कर नहीं दे। मगर मैं आज इस सभा में कहकर जाता हूं, ममता दीदी, सीएए देश का कानून है, इसको कोई रोक नहीं सकता और हम सीएए को लागू कर रहे हैं। दीदी बहुत पेशोपेश में है, असमंजस में है। हालांकि इंडी अलायंस के तहत सारे लोग मिलकर लड़ने का एक प्लान बनाए हुए हैं, लेकिन सारे के सारे बिखरे हुए हैं। दीदी ये नहीं, कभी नहीं चाहेंगी कि पश्चिम बंगाल का नेतृत्व इंडी अलायंस में उनके सिवाय कोई करे, कभी नहीं चाहेंगे। उनको ये हमेशा डर रहेगा कि अगर उन्होंने लेफ्ट को या फिर कांग्रेस को मौका दिया तो वो फिर से खड़े हो जाएंगे और दीदी नहीं चाहेंगी कि उनको दोबारा खड़ा होने का मौका मिले। लेकिन एक चीज और दोस्तों, वो ये भी कभी नहीं चाहेंगी कि सत्ता उनके हाथ से जाए और बीजेपी पश्चिम बंगाल की सत्ता में आए। दीदी खिलाड़ी बहुत बड़ी है। तो अब देखना यह है कि अमित शाह का ब्रह्मास्त्र काम आता है कि दीदी का अग्न्यास्त्र काम आता है। अब इस कठिन घड़ी में इस एक कठिन निर्णय लेना है, वो दीदी किस तरह लेंगी ये तो आने वाला समय बताएगा। ममता बनर्जी की चाल को पूरा देश देख रहा है, ममता बनर्जी की रणनीति को पूरा देश देख रहा है। देखते हैं कि ममता दीदी क्या निर्णय लेती हैं और पश्चिम बंगाल की जनता को क्या मिलता है। धन्यवाद दोस्तों, जय श्री राम।